पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 7 साल पूरे। जेपी नड्डा बोले सेवा दिवस मनाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने और एमएसपी पर कानून बनने पर ही हटेंगे किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर आज मेरठ मंडल की समीक्षा करेंगे टिकैत। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य में स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। प्रदेश में चक्रवाती तूफान के बाद दिया गया बड़ा फैसला। और देश भर में कोरोना का कहर जारी। देश में 1,65,553 नए केस, 3,460 मरीजों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत बाद में करेंगे। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम शुरू हो चुका, सीधे आपको दिखाते हैं। मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं जिन्होंने इस आपदा का नुकसान झेला है। मेरे प्यारे देशवासियों, चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति, हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझसे मन की बात के कई श्रोताओं ने नमो ऐप पर और पत्र के द्वारा इन वॉरियर्स के बारे में चर्चा करने का आग्रह किया है। साथियों, जब सेकेंड वेव आई, अचानक से ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मेडिकल ऑक्सीजन का देश के दूर सुदूर हिस्सों तक पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। ऑक्सीजन टैंकर ज्यादा तेज चले, छोटी सी भी भूल हो तो उसमें बहुत बड़े विस्फोट का खतरा होता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले काफी प्लांट देश के पूर्वी हिस्सों में हैं। वहां से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी कई दिन का समय लगता है। देश के सामने आई इस चुनौती में देश की मदद की क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवर्स ने, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने, ऐसे अनेकों लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। आज मन की बात में हमारे साथ ऐसे ही एक साथी जुड़ रहे हैं, यूपी के जौनपुर के रहने वाले श्रीमान दिनेश उपाध्याय जी। दिनेश जी नमस्कार। सर जी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जरा अपने बारे में हमें जरूर बताइए। सर, हमारा नाम दिनेश बाबुलनाथ उपाध्याय है। मैं गांव हसनपुर, पोस्ट जमुआ, जिला जौनपुर का निवासी हूं सर। उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ सर जी। और सर हमारा एक लड़का है, 2 लड़की और औरत और माँ बाप। और आप क्या करते हैं? सर मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूं सर, लिक्विड ऑक्सीजन का। बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है? हाँ सर, बच्चों की पढ़ाई हो रही है। लड़कियां भी पढ़ रही हैं दोनों और मेरा लड़का भी पढ़ रहा है सर। ये ऑनलाइन पढ़ाई भी ठीक से चलती है उनकी? हाँ सर, अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अभी बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं, ऑनलाइन में ही पढ़ रही हैं सर। सर 15 से 17 साल हो गया सर मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूं सर। अच्छा, आप ये 15-17 साल से सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है आप, एक प्रकार से लाखों का जीवन बचाने में लगे हैं। सर हमारा काम ही ऐसा है सर ऑक्सीजन टैंकर का कि हमारी जो कंपनी। तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात आप सुन रहे थे।
बुलेटिन पर वापस आते हैं क्योंकि मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण एंटीगुआ में सियासी मुद्दा बन चुका है। एंटीगुआ में विपक्ष के नेता का कहना है कि चोकसी एंटीगुआ का नागरिक है और उसके नागरिक को किसी दूसरे देश को सौंपा नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि डोमिनिका में चोकसी की गिरफ्तारी के बाद एंटीगुआ के पीएम ने कहा था कि डोमिनिका मेहुल चोकसी को सीधे भारत को सौंप दे। हालांकि अब ये मामला अदालत में चल रहा है। एंटीगुआ में विपक्षी पार्टी ने वहां की सरकार के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी। विपक्षी पार्टी के नेता का कहना है कि एंटीगुआ के नागरिकों को किसी दूसरे देश को नहीं सौंपा जा सकता है। पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी 26 मई को क्यूबा भागते वक्त डोमिनिका में पकड़ा गया था। इसके बाद एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने डोमिनिका की सरकार से मेहुल चोकसी को सीधे भारत को सौंपने का अनुरोध किया था। हालांकि डोमिनिका की सरकार कह चुकी है कि मेहुल चोकसी को एंटीगुआ को ही सौंपा जाएगा। मेहुल चोकसी पीएनबी के साथ 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है। जनवरी 2018 में चोकसी भारत छोड़कर भाग गया था। मेहुल चोकसी पर एंटीगुआ सरकार के रवैये से वहां का विपक्ष नाराज है। विपक्षी पार्टियां यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हेराल्ड लवेल का कहना है कि एंटीगुआ के कानून के मुताबिक उसके नागरिक को किसी दूसरे देश को सौंपा नहीं जा सकता। और बीजेपी नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय के एक फेसबुक पोस्ट को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। शनिवार रात शुभ्रांशु ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि जनता का समर्थन प्राप्त करके आई सरकार की आलोचना करने से पहले खुद की आलोचना करने की जरूरत है। शुभ्रांशु रॉय ने 2019 में टीएमसी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इस बार भी चुनाव में ही खड़े थे लेकिन हार गए। और आपको बता दें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने मुकुल रॉय को 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। टीएमसी में मुकुल रॉय का कद कभी ममता बनर्जी के दूसरे नंबर पर हुआ करता था। उन्होंने टीएमसी छोड़ी तो बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन अब उनके इस बयान के बाद से कई तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। बात बंगाल की करें तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग से बाहर आई ममता बनर्जी का मुद्दा समय पर हावी हो रहा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मीटिंग में 30 मिनट इंतजार कराया। इसे लेकर ममता ने भी अपनी सफाई दी है और इसका जवाब दिया है कि उन्होंने पीएम मोदी को रिसीव क्यों नहीं किया। ममता ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि एक सीएम हर बार एक पीएम को रिसीव करे। ममता ने प्रधानमंत्री को इंतजार कराने वाले मामले पर कहा कि उन्हें खुद वहां इंतजार करना पड़ा था। उत्तराखंड के चमोली में इस साल फरवरी महीने में आई बाढ़ से लापता हुए 29 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है और इस पर लखीमपुर खीरी प्रशासन चिंता जता रहा है लगातार। उन्होंने चमोली जिला प्रशासन को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि अब तक बाढ़ की वजह से लापता 29 लोगों की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि लापता लोग लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके के रहने वाले हैं। वो सभी काम करने के लिए उत्तराखंड गए थे। कई महीने बीत जाने के बाद लखीमपुर खीरी प्रशासन ने पूरी जांच की, लेकिन लापता लोगों का पता नहीं चल पाया। उन्होंने उत्तराखंड प्रशासन को एक रिपोर्ट भेजी थी। इसके साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी लापता लोगों के परिवारों से मिलने पहुंच गई थी। आपको ये बता दें कि फरवरी महीने में चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों में भारी बाढ़ आ गई थी, जिससे इलाके में 2 बिजली परियोजनाओं के साथ साथ आसपास के घर पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। उत्तर प्रदेश के कई लोग उस समय एनटीपीसी की तपोवन, विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट और ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्लांट पर काम कर रहे थे। तब से उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने नागरिकता कानून पर बोलते हुए कहा है कि हमारे देश में विदेशियों को भी नागरिकता दी गई और भी देंगे, लेकिन घुसपैठियों को शरण नहीं मिलेगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, वो शोर बेबुनियाद था और मानव अधिकारों के खिलाफ था, क्योंकि जो भी प्रताड़ित वर्ग के लोग हैं वो भारत के आसपास के देशों में, जो कि किसी ज़माने में भारत का ही हिस्सा होते थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों के खिलाफ काफ़ी कुछ साजिशें रहीं, जिसके कारण वो वहाँ का प्रताड़ित वर्ग बना और उसके पास दुनिया भर में जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो उसके पास केवल एकमात्र जो मातृभूमि है
और जहाँ पर हर शरणार्थी को आज तक शरण दी गई है वो भारतवर्ष ही बचता है। तो भारत में वो लोग आए और 20-20, 30-30, 40-40 साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिनको आज तक मानवाधिकार के तहत जो नागरिकता के उसूलों के मुताबिक उनको नागरिक अधिकार मिलने चाहिए थे वो उनको नहीं मिले। नियम अनुसार जो सिटीजनशिप नागरिकता का जो नियम है, कानून है, उसमें बदलाव करके 2019 में उनको नागरिकता का अधिकार दिया गया। लेकिन उसके बाद जो उसकी प्रोसेसेस थी जिसके तहत उनको नागरिकता मिलनी थी, वो सब कोरोना और ये सब चलते हुए अब तक पूरा नहीं हो पाया। और लगातार चाहे वो आसाम का चुनाव हो चाहे अन्य जगह हो, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि उन लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए और जनता ने इन सब चीज़ों का स्वागत भी किया है। तो अब नियम अनुसार उनको नागरिकता की जो एप्लीकेशंस हैं उसको स्वीकार करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं, जो कि पूर्ण रूप से मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए और जनमानस के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया, और जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई ये सब लोग शामिल हैं जिनको ये अधिकार दिए गए हैं। जो भी हमारे देश की नागरिकता लेना चाहता है उसके लिए असूल ऑलरेडी है, उसको सिटीजनशिप एक्ट के तहत अप्लाई करना है। उस एक्ट में तब्दील किया गया, थोड़ा सा बदलाव किया गया इन लोगों के लिए जो बरसों से यहाँ पर पड़े हुए बिना नागरिकता के, और उनको सहूलियत दी गई। और नॉन मुस्लिम के पीछे भी कारण है कि मुसलमानों ने तो अपने लिए देश ही बना लिए थे अलग अलग, तो अब वो अपने ही देश में जहां उन्होंने अपनी मर्जी से देश बनाया, अब इसी देश की नागरिकता चाहिए तो भाई देश ही क्यों बनाता, वो लड़ाई आप वहीं कीजिए। यहाँ तो जो प्रताड़ित वर्ग है, शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर आपको समझना होगा ना। जो शरणार्थी है उसको शरण मिलेगी, जो घुसपैठिया उसको थोड़ा ही शरण मिलेगी। फिर संसद से सड़क तक हंगामा क्यों? राजनीति घटिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम की मीटिंग में न जाकर सीएम ने बंगाल की जनता का नुकसान किया है और अपमान किया है। सीएम ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी किया है। भारत में ऑपरेट करने वाली सभी सोशल मीडिया कंपनियों को भारत द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन करना होगा, और जिन जिन कंपनियों ने इसका पालन किया है हम उनका स्वागत करते हैं। बाकी भी जो हैं वो यहाँ पर आए, यहाँ निवेश करें, यहाँ व्यापार करें, लेकिन यहाँ के कानूनों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में यास तूफान से आई हुई तबाही का सर्वेक्षण करने गए थे। वहाँ की मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से उस मीटिंग में नहीं पहुंचना उचित समझा, उससे अपने राजनीति के लिए बंगाल की जनता का उन्होंने नुकसान किया है। और हमारे संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय की एक मर्यादा होती है, उसका भी उन्होंने उल्लंघन जी के साथ में बंगाल के केंद्रीय मंत्री और वहां के नेता विपक्ष थे। अगर ममता बनर्जी को लगता है ये बंगाल का डेलीगेशन था तो ये राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं वो बंगाल की जनता का हित नहीं चाहती हैं। उस बैठक में बंगाल के गवर्नर भी थे। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि इन मीटिंग्स की एक मर्यादा होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय का एक प्रोटोकॉल होता है और उन्होंने इन सब चीजों का उल्लंघन। और यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANV एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANV न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना का अपडेट, पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं ये आपको बता देते हैं, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है। संक्रमितों की संख्या में भले ही
जो ग्राफ है नीचे गिर रहा है। 1,65,553 नए केस सामने आए हैं। 3,460 कोरोना से मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात बता रहे हैं हम। टोटल मौत 3,25,972 अब तक हमारे देश में हो चुकी हैं। तो देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसका ग्राफ भी एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। 1,65,000 तकरीबन 65,500 नए कोरोना केस सामने आए हैं। तो ग्राफ बहुत ज्यादा गिरा हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क इसको नहीं कह सकते, राहत की सांस अभी नहीं ले सकते, क्योंकि कोरोना से जंग अभी बाकी है, सिर्फ यही कहा जाएगा। रोजाना जिस तरीके से 3-3,500 लोगों की मौत हो रही है, वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो कोरोना का कहर देश में लगातार जारी है, लेकिन अभी तक मौत के आंकड़े जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। संक्रमितों की संख्या जो है भले ही उसमें इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन वो आंकड़ा वहीं पर अटका हुआ है, तकरीबन 1.5 लाख से नीचे नहीं आ पा रहा है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ इस समय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राजीव, आपका जो नया अपडेट है, तकरीबन 1,65,000 नए केस सामने आए हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ये 1,65,000 से केस नीचे नहीं आ पा रहे हैं, 1.5 लाख से नीचे नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोरोना की रफ्तार की, कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो रफ्तार पर ब्रेक लगती नजर आ रही है, मगर जिस तरीके से 1.5 लाख से नीचे के आंकड़े नहीं आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल में नहीं हो पा रही है। मगर जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, राज्य सरकारें भी कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से भी, अधिकारियों की तरफ से भी लापरवाही है। क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। बेशक लॉकडाउन लगा रखा है, समाधान बिल्कुल फिर भी नहीं है, कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो भी नहीं बढ़ पा रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर जल्द से जल्द इसको समाधान को निकालना होगा, और कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है उस पर और ज्यादा अंकुश लगाना होगा, ताकि कोरोना की जो रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग सके। जी, हम दिल्ली की अगर बात कर ले तो दिल्ली में भी लगभग ऐसा ही, भले ही जो कोरोना का ग्राफ है वो हर दिन 1,000 या फिर 1,500 संक्रमितों का जो आंकड़ा है कम हो रहा है, लेकिन मौत के आंकड़े उस हद तक कम नहीं हो पा रहे जो कि चाहिए देश को। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली की, तो बात करें तो दिल्ली के अंदर भी लगातार कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो है वो अभी भी लोगों के बीच में है, और कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है बिल्कुल बना हुआ है, और लगातार दिल्ली सरकार कोशिश भी कर रही है, जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। बात करें पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं 1,000 से नीचे आ चुके हैं, मगर लगातार कहीं ना कहीं जो मरने वालों की संख्या है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, मगर अभी भी कहीं ना कहीं 200 के करीब आंकड़े हैं जो मरने वालों के हैं, मगर कहीं ना कहीं कोशिश ये भी की जा रही है कि ये आंकड़े भी कम हो, मगर देखना होगा जनता कितना सहयोग करती है, क्योंकि अभी तक जनता ने बिल्कुल सहयोग किया था, लॉकडाउन का रास्ता भी निकाला गया था, लॉकडाउन के अंदर लोग अपने घरों में भी रहे थे, मगर जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार में कहीं ना कहीं कमी आई है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जनता कहीं ना कहीं जागरूक है, मगर अभी भी जो थोड़ी बहुत जो कमी देखने को मिल रही है उसके लिए भी। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देश में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ जो है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा राहत इसको नहीं कहा जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पीएम केयर फंड को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने मौत के आंकड़े छुपाए, जो कि गलत है। इस दौरान उन्होंने सीबीएसई को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं समझता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी के केयर फंड के बारे में जानना चाहते हैं। सदन में सवाल कांग्रेस पार्टी ने किया कि कितने पैसे लोगों के प्रधानमंत्री जी के केयर फंड में आए और खर्चे का विवरण क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने उनकी एक नहीं सुनी, और अब तक पैसे को विवरण के बारे में कोई स्पष्ट उनके तरफ से जानकारी नहीं दी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से सरकार को निर्देशित किया है। मुझे लगता है कि सरकार को संज्ञान लेते हुए अविलंब उन तमाम बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में विचार करते हुए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। मीटिंग ये है, मीटिंग में कई अधिकारी और भी मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर लगातार बैठकें करते रहते हैं, अधिकारियों के साथ में मीटिंग करते रहते हैं और इस दौरान ये देखिए वर्चुअल मीटिंग है, जो कि अधिकारी भी इस समय बैठे हुए हैं। वर्चुअल मीटिंग के जरिए यहाँ पर अधिकारियों के साथ आज मीटिंग, सीएम खुद भी कई जिलों के दौरे लगातार कर रहे हैं। कोरोना की स्थिति को लेकर, कोरोना के जितने भी सेंटर्स हैं उसको लेकर भी जिलों के दौरों पर हैं, उत्तर प्रदेश के दौरों पर हैं और वहां पर जाकर निरीक्षण करते हैं कैसी व्यवस्थाएं हैं, कोरोना मरीजों का इलाज किस तरीके से किया जा रहा है। खुद व्यक्तिगत तौर पर पहुंचते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें वर्चुअल मीटिंग की हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देखते थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना के सामना को लेकर किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये सामना टूलकिट पर बोलता है तो हंसी आती है। सामना आणि सोशल मीडिया, वाह, शिवसेना आणि ठाकरे साहेब ज्याच्यावर बोलतात तर हास्यास्पद वाटते। ही तीच शिवसेना उद्धव ठाकरे साहेब आहेत की ज्याच्या विरुद्ध लिहिण्याबद्दल नेव्हल ऑफिसरच्या घरी जाऊन त्याची मारपीट करण्यात आली, त्या तिवारीचं मुंडन करण्यात आलं। 12 लोकांना सोशल मीडियावर उद्धव ठाकरेंची टीका करण्याबद्दल जेलमध्ये पाठवण्यात आलं आणि ते उद्धव ठाकरे आता मोदीजीवर टीका करतायत, हसायला येते। शिवसेना और सामना जब सोशल मीडिया और टीका उसके ऊपर बोलते हैं तो हंसी आती है। ये वही शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी है कि जिनके खिलाफ लिखने पर नेवल ऑफिसर को उसके घर पर जाके पीटा गया, वो तिवारी को उसके घर पर जाके जबरदस्ती मुंडन करवाया, 12 लोगों को जेल में डाला, मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को रोका। वो सामना अब टूल किट के ऊपर से मोदी जी के ऊपर बोलता है तो। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना कर्फ्यू को 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। 31 मई से सभी दुकानों को 5 घंटे खोलने की छूट है और इसको लेकर शनिवार को जिला प्रशासन शिमला की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें दुकानें सुबह 9 बजे से 2 बजे तक खोलने और सरकारी कार्यालय में 30% कर्मचारियों को आने के साथ ही शिमला जिले में सुबह 6 से 8 बजे तक मॉर्निंग वॉक की छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने देर शाम इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं और जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने दुकानदारों से खासकर कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा है कि बीते दिन सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके बाद आज जिले के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। नई गाइडलाइंस 31 मई सुबह 6 बजे से लेकर 7 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। इसमें सारे निर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे। इसमें 2-3 नई चीजें शामिल की गई हैं। पहले केवल जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। देश के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर राज्य में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। और वहीं श्रीनगर की बात करें तो यहां पर लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहां पर सड़कों पर कुछ वाहन देखने को मिलते हैं, चारों तरफ सड़कें सूनी दिखाई देती हैं। और आपको बता दें कि राज्य में बीते दिन 2253 नए केस सामने आए थे, जबकि 46 लोगों की मौत हो गई थी कोरोना से। लॉकडाउन तो अभी तो चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन का यहाँ पे पालन ये नाफिज किया था, तो वो एक अच्छा सेटअप था गवर्नमेंट को, क्योंकि इस कोविड की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बहुत ही ज़रूरी था। तो अब जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि अब रेड जोन के मतलब बजाय यहाँ पे ऑरेंज जोन अब लगा दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि केसेस में कमी आ रही है और कैजुअलिटीज़ जितनी भी हो रही थी उसमें भी कमी आ रही है। तो लेकिन लोगों को फिर भी एहतियात करना पड़ेगा। लोगों को अभी बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले सुनने में आया था कि कोई तीसरी लहर आने वाली है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अल्लाह करे कि ये वबाई बीमारी जल्दी से जल्दी। कर्नाटक में जैसे जैसे कोरोना से राहत मिलती दिखाई दे रही है, वैसे वैसे ही लोग लापरवाह होते जा रहे हैं।
जो तस्वीरें कर्नाटक के शिवमोगा की हैं, जहां पर बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे बाजार में भीड़ उमड़ी हुई है और किसी प्रकार की कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। ये तस्वीरें एक बार फिर से कर्नाटक सरकार की परेशानी बढ़ा सकती हैं। आपको ये भी बता दें कि राज्य में अब नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीज ज्यादा हैं। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत को अपने टीकाकरण कवरेज लक्ष्यों को हासिल करने के बड़े पैमाने पर कोरोना टीकों और वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाना ही होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का स्टॉक विदेशों से खरीदने के लिए एक व्यापक रणनीति की जरूरत है। भारत में जुलाई के अंत तक हर रोज 2 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। इसके लिए भारत को उत्पादन बढ़ाने और विदेशों से ज्यादा टीके प्राप्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खरीद के लिए एक समग्र समाधान की जरूरत पर जोर देना पड़ेगा। साथ ही कई वैश्विक दवा निर्माताओं की तरफ से दिल्ली, पंजाब जैसे कई राज्य सरकारों की मांगों को पूरा करने से इनकार करने के बाद आई है। उन्होंने केवल भारत की केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने की अपनी नीति का हवाला दिया है, इसलिए सरकार को कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहां पर जिले में ब्लैक फंगस के 65 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक रोगी की मौत हो गई है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी का कहना है कि 65 मरीजों में से 31 ठीक हो चुके हैं, जबकि 33 का कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि 59 वर्षीय कोविड-19 ग्रस्त मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि रोगी ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस संक्रमण से पीड़ित था। जिले के राजनगर इलाके के हर्ष अस्पताल में कान, नाक और गला विशेषज्ञ डॉक्टर वीपी त्यागी ने कहा कि व्यक्ति उपचाराधीन था। हालांकि उसका निधन शुक्रवार को शाम करीब 7:30 बजे हो गया। गाजियाबाद प्रशासन ने ब्लैक फंगस संक्रमण वाले मरीजों का उपचार करने वाले अस्पतालों से प्रशासन के बारे में सूचित करने को कहा है। साथ ही अस्पतालों को उसके उपचार के आवश्यक टीकों की जरूरत से भी अवगत करवाने को कहा है। पूरे प्रदेश की तरह मैनपुरी में भी अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे आरक्षियों ने पासिंग परेड की है और इस दौरान पुलिस लाइन के प्रांगण में हो रही परेड में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अविनाश पांडे ने मौके पर परेड का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने 170 नए पुलिस आरक्षियों को संविधान के प्रति कर्म निष्ठा और निष्पक्षता से कार्य करने की शपथ दिलाई। वहीं ट्रेनिंग के दौरान अव्वल अंक पाने वाले 18 पुलिस आरक्षियों को पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे, डिस्ट्रिक्ट जज, जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।